हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कोहलबर्ग थियरी का पार्ट सेकंड। इसके पहले हमने ऑलरेडी जो है कोहलबर्ग थियरी के बारे में जान लिया था, तो और हाइंस डिलेमा के बारे में भी हमने जान लिया था। ठीक है, तो उसमें हमने बेसिकली क्या जाना था कि जो कोहलबर्ग हैं उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था बॉयज़ के ऊपर, ये जानने के लिए कि उनका मोरल डेवलपमेंट क्या है, कौन से स्टेज पे है। तो इसके लिए उन्होंने हाइंस डिलेमा की स्टोरी उनको सुनाई थी। ठीक है, तो वो हाइंस डिलेमा आप उसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं उसके स्टेजेस क्या होते हैं, मतलब जो मोरल डेवलपमेंट है, या तो जिसको हम कह सकते हैं कोहलबर्ग के जो मोरल डेवलपमेंट है उसके स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मोरालिटी। मोरालिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉलिंस डिक्शनरी, मोरालिटी इज द बिलीफ दैट enables us to differentiate between which work is good and acceptable and which work is bad। यानी यहाँ पे जो है कॉलिंस डिक्शनरी का जो डेफिनेशन दिया हुआ है कि मोरालिटी क्या है। मोरालिटी हमको अच्छे काम और बुरे काम के बीच में अंतर जानने के लिए मदद करता है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए मदद करता है। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। कोहलबर्ग के जो है स्टेजेस देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं इसकी 6 जो है स्टेजेस टोटल होते हैं। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे प्री कन्वेंशनल होता है, जिसके अंदर 2 सब कैटेगरीज होती हैं, जिसको हम पढ़ेंगे अभी। उसके बाद आप देख सकते हैं कन्वेंशनल, जिसमें कि उसमें भी 2 सब कैटेगरीज होती हैं। और लास्ट है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें भी आपको 2 सब कैटेगरीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब हम इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, ये प्री कन्वेंशनल स्टेज। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज मोस्टली फाउंड इन चिल्ड्रन। तो ये इस टाइप की थिंकिंग किसमें, या तो बिहेवियर हमको मोस्टली यानी ज़्यादा करके छोटे बच्चों में ये पाई जाती है। ठीक है, छोटे बच्चे कैसे होते हैं, अगर हम उनको कोई चीज़ करने के लिए मना कर देते हैं तो वो वैसी चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम यानी जब वो बच्चे होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की या तो अपने टीचर्स के उन लोग अंडर कंट्रोल में होते हैं। तो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, बेसिकली ये जो बिहेवियर है आपको चिल्ड्रन में देखने को मिलेगी, बट कई कबार ये एडल्ट्स में भी इस तरीके के जो है बिहेवियर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इन दिस लेवल रीजनर डायरेक्टली जज अ थिंग बाय इट्स डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, उसके कॉन्सिक्वेंस यानी उसके डायरेक्ट परिणाम सोच कर कोई काम करेगा या नहीं करेगा। अगर उसे पता है ये काम ठीक नहीं है तो वो नहीं करेगा, वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं करेगा, किसी प्रकार की उसको यानी उस क्वेश्चनिंग नहीं होगी, क्योंकि ऐसे में जो बच्चे होते हैं छोटे होते हैं, उतना क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, अपना फैसला खुद नहीं लेते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन्हीं के जो उन लोग सिखाते हैं उसी पे वो चलते हैं। ठीक है, दिस लेवल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब स्टेजेस। तो ये 2 सब स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, सेकंड है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। तो हम इसको पहले देख लेते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इन दिस स्टेज चाइल्ड फोकस डायरेक्टली टुवर्ड्स इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, यानी वो परिणाम सोच कर ही वो काम करेगा। ठीक है, दैट दे कैन गेट पनिशमेंट फॉर देयर एक्शन। उनको इस बात का डर होता है कि अगर हम कोई बुरा काम करते हैं, या तो अगर कोई हमारे टीचर या पेरेंट्स अगर हमें ये काम करने से मना कर रहे हैं और अगर हम वो काम करेंगे तो हमको पनिशमेंट मिल सकती है। चिल्ड्रन बिलीव इफ दे आर गेटिंग पनिशमेंट फॉर एनी पर्टिकुलर एक्शन देन दैट इज रॉन्ग। बच्चा क्या बिलीव करता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे इसमें पनिशमेंट मिल रही है तो मैं ये काम फ्यूचर में फिर से नहीं करूँगा, क्योंकि उसको क्या लगता है कि ये काम करने से पनिशमेंट मिल रही है।
तो फिर वो काम फ्यूचर में करने से वो बचेगा, ठीक है। या तो ऐसा काम वो नहीं करेगा जिससे कि उसको लगे कि मेरे जो है पेरेंट्स या तो टीचर्स हैं वो मुझे पनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो है पेरेंट्स के या तो टीचर्स के अंडर कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो अगर इसको हाइंस के एग्जाम्पल से देखा जाए, क्योंकि जो हाइंस था उसके सारे जो स्टेजेस हैं इसी से कनेक्ट है, तो इसको अगर हाइंस के एग्जाम्पल से देखा जाए तो हम क्या कहेंगे कि जो है हाइंस को जो है मेडिकल स्टोर से नहीं लेना था चाहिए था, क्योंकि उसे पनिशमेंट भी मिल सकती थी, क्योंकि वो क्या कर रहा था, ऐसा काम कर रहा था जिससे कि उसको पनिशमेंट मिलने का डर था, ठीक है। तो हाइंस के एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो उसको ये काम नहीं करना था, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, यानी यहाँ पे जो है पर्सनल रिवॉर्ड यानी खुद की संतुष्टि के लिए, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए कोई काम किया जाता है। एट दिस स्टेज चाइल्ड डू एनी एक्शन फॉर हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, कोई काम करेगा तो ऐसा काम करेगा जिसमें उसको खुद को सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले, खुद रिवॉर्ड मिले, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर दो बच्चे में लड़ाई हो जाती है तो दो बच्चे में लड़ाई हो गई, एक ने जैसे एक बच्चे का जैसे कि कोई चीज़ उसने ले लिया, पेंसिल ले लिया, रबर ले लिया, कोई भी चीज़ ले लिया, तो दूसरा को अगर गुस्सा है, दूसरा क्या करेगा, उसको वो भी वही काम कर देगा, यानी टिट फॉर टैट, जैसा करे जैसा उसके फ्रेंड ने किया वैसे वो भी करेगा, जिससे कि इसको क्या होगा, खुद को संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तुरंत वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे वो किसी के यहाँ पे वो इस स्टेज पर वो ये नहीं देखेगा कि ये काम करने से मुझे डांट पड़े, वो यानी जो है तुरंत उसका रिएक्शन देगा, ठीक है। तो द हाइंस एग्जाम थ्रू if we see this stage through Heinz example, then Heinz should not break into pharmacy because he might get bitten by a pharmacist. अगर हम हाइंस के एग्जाम्पल से देखें तो उसको नहीं जाना था, नहीं मेडिकल स्टोर पे जाके वहाँ से मेडिसिन नहीं लेनी थी, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये थी कि जो फार्मासिस्ट है उसके द्वारा उसको पनिश किया जा सकता था, ठीक है। तो हर एक को आप हाइंस के एग्जाम्पल से देख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे आप देख सकते हो कन्वेंशनल स्टेज। यूजुअली एडोलसेंट्स एंड एडल्ट्स कम अंडर दिस स्टेज। यहाँ पे एडोलसेंट्स और एडल्ट्स को काउंट किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे लोग जो है उनकी इतनी समझ नहीं होती है कि वो उसको इस स्टेज पे काउंट किया जा सके। यहाँ पे वो जो है अपना समझ से कोई काम करेगा, ठीक है। पर्सन ट्राई टू जज मोरालिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्शन बाय सोसाइटल व्यूज एंड एक्सपेक्टेशन, यानी वो समाज के दायरे में रहकर ही कोई काम करेगा। अगर कोई काम जो है ऐसा है जिसे उसको डर है कि उसे जो है वो समाज यानी जो उसके सोसाइटी के जो रूल्स हैं ब्रेक हो सकते हैं, तो ऐसे काम करने से वो हमेशा दूर रहेगा। ऐसे काम कौन से हैं, जैसे सोसाइटी में बहुत सारे रूल्स होते हैं, अगर उसको कोई ब्रेक करता है तो कई बार क्या होता है कि उस इंसान को जो है सोसाइटी वाले लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, तो ऐसे में अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए वो क्या करेगा, उस काम से दूर रहेगा, ठीक है। इसका फर्स्ट हम दिस स्टेज हैज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब स्टेजेस। इसके भी 2 सब स्टेजेस हैं। फर्स्ट है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी यहाँ पे जो बॉय है या गर्ल है वो क्या करेगी, अपना रेपुटेशन जो है सोसाइटी में अच्छा बनाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय क्या होता है, वो जो बच्चे जैसे तो रह गए नहीं, अब बड़े हो गए तो सोसाइटी में अपना नाम बनाना है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि ऐसे काम करेंगे जिससे कि उनकी सोसाइटी में अच्छी रिस्पेक्ट बने। दे डू एवरीथिंग टू मेक देयर ओन पोजिशन इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी में बने रहने के लिए, अपनी जो है रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए वो हर काम करते हैं। दे नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स सो ट्राई टू डू थिंग्स दैट हैज़ बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम सोसाइटी, यानी जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है एक अच्छे नागरिक से, ऐसा काम करने के लिए कोशिश करेंगे ताकि क्या हो सके, हमारा खुद का नाम हो सके सोसाइटी में।
एंड ट्राई टू अवॉइड द थिंग्स दैट हैज़ बीन डिसअप्रूव्ड फ्रॉम सोसाइटी, और वो सब काम करने से दूर रहेंगे जो कि सोसाइटी में क्या है, डिसअप्रूव किया गया है कि ये काम नहीं करना है, यानी समाज के दायरे में रह के ही वो हर काम करेंगे। ठीक है, इसको भी आप हाइंस के एग्जाम्पल से देख सकते हो कि अगर सोसाइटी में ये बात गलत है कि आप क्या कर रहे हो, मतलब मेडिकल जाके मेडिकल स्टोर से चोरी कर रहे हो, तो ये काम भी क्या है, सोसाइटी में इसको बुरा माना जाएगा। तो हाइंस को ये काम नहीं करना था। इस एग्जाम्पल से, इस जो है स्टेज से हम लोग देखें तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसको अपना सोसाइटी में अच्छा रिस्पेक्ट रखने के लिए, कायम रखने के लिए वो काम उसको नहीं करना चाहिए था। आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, अब है फोर्थ, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे हम, इसके पहले तो हमने समाज के दायरे में जो भी काम होते हैं उसके बारे में पढ़ा थर्ड नंबर पे। अब फोर्थ नंबर पे क्या होता है, लॉ का, यानी कानून के दायरे में रह के कोई काम करना। दिस स्टेज इज लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड, इंडिविजुअल हैज़ टू फॉलो लॉ एंड ऑर्डर। हर एक इंसान को क्या होता है, जो कानून में दी गई बातें हैं वो माननी होती है। कानून के बाहर या तो कानून को हाथ में लेने का हक किसी को भी नहीं है। Here individual has to think result of any action from perspective of law। कई सारे ऐसे जो काम होते हैं गैर कानूनी, जिसे हम कहते हैं गैर कानूनी काम, वो कोई भी नहीं करना चाहता है, और कोई इंडिविजुअल है वो कोई काम कर रहा है तो उससे ध्यान में रखना है कि ये वाला काम जो है वो कानून के दायरे में रहकर ही करे। दिस स्टेज इज बियॉन्ड एनी इंडिविजुअल पर्सनल एंड इंटरेस्ट और नीड्स, मतलब यहाँ पे खुद का पर्सनल नीड्स की यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, हर चीज़ जो है किसके प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, लॉ के। ठीक है, दे हैव टू फॉलो एवरी लॉ एंड ऑर्डर एंड ट्राई नॉट टू वॉलेट एनी रूल्स। तो जो कानून है वो हर लोग के लिए बने हैं और हर लोग को उनको फॉलो करना है, और ऐसे सभी काम से दूर रहना है जिससे कि जो है कानून ब्रेक हो। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है। आप इसको हाइंस के एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, उसने गैर कानूनी काम किया है जो कानून में इसके लिए कोई भी परमिशन नहीं है कि आप किसी मेडिकल स्टोर में जाओ और वहाँ से मेडिकल आप चोरी करो। तो ये वाला काम अगर हम हाइंस के एग्जाम्पल से देखते हैं तो उसने क्या किया है, गैर कानूनी काम किया है, उसको ये काम नहीं करना चाहिए था। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड। ठीक है, थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ये है लास्ट स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, स्टेज 5 इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड। ईच पर्सन ऑफ सोसाइटी हैज देयर ओन ओपिनियन, राइट्स एंड देयर राइट्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। मतलब सोसाइटी में क्या है, हर एक इंसान को बराबर के उसके अधिकार मिले हैं, उसको अपना अधिकार मिला है, उसको अपना हक मिला है, अपना ओपिनियन वो रख सकता है, और सभी की यानी हर इंडिविजुअल के जो है ओपिनियन को, राइट को रिस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, law is social contract here. If any law is there that is doing any harm or doing any injustice, that can be changed through majority decision। ठीक है, कोई ऐसा कानून जो कि लगे कि नहीं ये कानून में हमें बदलना है, ये कानून से हमारा जो है कुछ नुकसान हो रहा है या तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसे कानून को बदला जा सकता है बहुमत से। ठीक है, मेजॉरिटी डिसीजन से। ठीक है, तो अगर हम हाइंस के एग्जाम्पल से देखें तो जो हाइंस ने जो काम किया है, उसने क्या काम किया है, उसने मेडिकल अपनी वाइफ के लिए लिया है, वाइफ को बचाने के लिए लिया है, लेकिन ये काम गैर कानूनी है। तो ऐसे में मेजॉरिटी डिसीजन से क्या हो सकता है, मेजॉरिटी डिसीजन से क्या हो सकता है, हाइंस के का जो केस है उसे बचाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसने काम तो चलो किया गैर कानूनी, बट उसने अपनी वाइफ को बचाने के लिए किया था। अब आगे हम देख लेते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, ये है लास्ट स्टेज इसका। ठीक है, हम देख लेते हैं उसको। पीपल एट दिस स्टेज सेट देयर ओन मोरल गाइडलाइंस दैट मे और मे नॉट फिट अंडर लॉ। यानी यहाँ पे एक इंडिविजुअल, एक ऐसा आदमी जो कि क्या कर रहा है, अपने उसके खुद के मोरल गाइडलाइंस हैं जो कि हो सकता है कानून के अंदर फिट बैठते हो ना बैठते हो। ठीक है,
वेरी फ्यू पीपल्स रिच अप टू दिस स्टेज, बहुत ही कम इंसान ऐसे होते हैं जो इस स्टेज तक आते हैं, क्योंकि इस स्टेज तक आने के लिए उतने गट्स भी होने चाहिए कि अकेले वो सभी समाज के लिए लड़ सके। इंडिविजुअल फाइट फॉर अ थिंग दैट इज इनजस्टिस टू मेजॉरिटी विदाउट फियरिंग ऑफ गेटिंग एनी पनिशमेंट, यानी यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल है वो इतना स्ट्रांग है कि वो समाज के लिए अकेला ही लड़ता है बिना किसी पनिशमेंट के डरे। उसको डर भी नहीं है कि वो क्या है, उसको पता है कि वो समाज के लिए, समाज के सुधार के लिए वो लड़ रहा है, उसे किसी भी तरीके का कोई डर नहीं होता, वो अकेले ही लड़ता है। ऐसे में आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, बहुत सारे जो समाज सुधारक हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने क्या किया, समानता के लिए उन्होंने लड़ा था। नेल्सन मंडेला है, उन्होंने जो ब्लैक पीपल्स के लिए वो लड़े थे। और भी बहुत लोग हैं, महात्मा गांधी, और आप बहुत सारे इसमें ऐड कर सकते हैं जो अकेले ही, जिन्होंने सभी समाज में सुधार लाने के लिए अकेले ही लड़ा बिना किसी पनिशमेंट के डरे। ठीक है, क्योंकि बहुत इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हर जो इंसान है स्टेज तक नहीं पहुंच पाता है। एग्जाम्पल ह्यूमन राइट्स हो गया, जस्टिस हो गया, इक्वालिटी यानी ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना, और जस्टिस के लिए, सच्चाई के लिए लड़ना, इक्वालिटी यानी समानता के लिए लड़ना, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था जो स्टेजेस थे इसके 6 स्टेजेस कोहलबर्ग के। और हम लास्ट देख लेते हैं क्रिटिसिज्म। वैसे इसको, इनकी जो मोरल डेवलपमेंट है तो कई सालों ने क्रिटिसाइज़ किया, बट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कैरल गिलियन के बारे में। इन्होंने क्या कहा देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो थियरी है ये बियास्ड है, यानी वुमेन को इसमें उतनी मतलब वुमेन्स को यहाँ पे इग्नोर किया गया, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है कोहलबर्ग ने क्या किया था, केवल मेल पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ही किया था। उनका मानना था कि हो सकता है कि इसका जो रिजल्ट है अगर वुमेन पे किया जाता तो शायद कुछ अलग आ सकता था। तो कोहलबर्ग ने क्या किया, केवल मेल पार्टिसिपेंट पर ही इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो जो पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता। यह किसका मानना था, कैरल गिलियन का। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अगर आपको उसका PDF चाहिए तो उसको लिंक आप चेक कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसकी लिंक मैं सेंड कर दूँगी PDF की, और जिसका फर्स्ट पार्ट है उसकी भी लिंक मैं शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।